नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एस एस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम अपने संविधान को जानने की कोशिश करेंगे। संविधान के कुछ यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। संविधान सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको कुछ देता है संविधान, वो क्या है हमारे लिए? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है और कौन कौन से मौलिक अधिकार दिया हुआ है हमको, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। कुछ मौलिक मतलब हर मौलिक अधिकार का कोई न कोई लिमिटेशन भी है, ठीक है। उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट है क्या, या मौलिक अधिकार क्या है, इसको समझते हैं। देखो, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है, या फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। सबसे पहले तो इसको हम जान लेते हैं कि ये फंडामेंटल है क्यों, इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसको फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है कि ये हर व्यक्ति का, मतलब इस देश में रहने वाले, या इस देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और उसकी स्वतंत्रता के लिए आधारभूत है। आप ये सोचिए कि अगर ये मौलिक अधिकार हमको न दिया जाता, मौलिक अधिकार अगर हमको न दिया जाता, क्या हम इस देश में, ये स्वतंत्र देश में, क्या हम स्वतंत्र रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमको जो स्वतंत्रता का बेसिक स्वरूप है ना, वो हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ साथ हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम जो चाहें इस देश में वो कर सकते हैं। एक्चुअली हम जिस चीज़ को, जैसे हम चाहे जो भी प्रोफेशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और उस प्रोफेशन में हम आगे भी जा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका विकास, जैसे इनलीगल काम नहीं, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट भारत की सिक्योरिटी पे, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, हर फंडामेंटल राइट जितने भी आपको गिवन है उसमें कुछ न कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि लिमिटेशन भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से किसी दूसरे की स्वतंत्रता स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो कुछ न कुछ लिमिटेशन होने चाहिए आपके अधिकारों में। आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ से किसी और का अधिकार न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप अपने अधिकार के चक्कर में क्या करो, किसी और दूसरे का अधिकार छीन रहे हो। वैसे केस में ये जो राइट्स हैं ये इनवैलिड हो जाती हैं, या कुछ अपवाद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं हर फंडामेंटल राइट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कहाँ पे है, किस पार्ट में, किस भाग में दिया है। ये भाग 3 में निहित है। हमारे संविधान के पार्ट 3 में ये मेंशन है फंडामेंटल राइट के बारे में। और फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक गिवन है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट यहाँ पे गिवन है आपके फंडामेंटल राइट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड, इंश्राइंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। इंश्राइंड मतलब निहित है, कहाँ पे? पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। और आपको पता है कि जो इंडिया में फंडामेंटल राइट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था। मतलब कुछ प्रावधान फंडामेंटल राइट के, एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट इंडिया का जो है वो यूएसए की तरह नहीं है, बट कुछ प्रावधान जो है वहां से जो कुछ प्रावधान है फंडामेंटल राइट के, मौलिक अधिकार के, वो यूएसए से बारो किए गए थे, ठीक है। समझना है? इसका मतलब ये मत समझना कि वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। वहां से बारो किया गया था उनके कुछ प्रावधान का। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे, उन्होंने हर देश के जो भी रोल थे या उनको स्टडी किया, और उसमें से जो बहुत अच्छे रूल्स थे उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे निहित किया गया है, इंश्राइंड किया गया है, ठीक है। तो द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो हमारे जो फ्रेमर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इसको डेराइव किए थे, मतलब इसको
मतलब उनको इंस्पिरेशन मिला था कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, कि हमारे भी संविधान में फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसको हम इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको इंडिया का क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है। द फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, ये गारंटीड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सभी पर्सन को, ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ फंडामेंटल राइट यहाँ पे केवल इंडियन सिटीजन के लिए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सभी पर्सन के लिए हैं, वो चाहे इंडियन हो या इंडियन ना हो। ठीक है, इंडियन हो या इंडियन ना हो, हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी पर्सन के लिए जो फंडामेंटल राइट हैं वो फॉलो होते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही फॉलो होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, द फंडामेंटल राइट आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक चीज हमने बताया था, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट में हमको हेल्प करते हैं। साथ साथ ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर किसी पर्सन का, हर किसी सिटीजन का जो राइट है, जो अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया भी गया है और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। मतलब आर्टिकल 32 के में कुछ रीट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि हम डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है इसको कोई, ठीक है, इसको अगर कोई लेता है, मतलब फंडामेंटल राइट को कोई हनन करता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 रीट्स जारी किए गए हैं, 5 रीट्स हैं जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपको ये देता है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप प्ली कर सकते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है हनन किया जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल। तो आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे बौद्धिक स्तर पे हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, आवश्यक है, ये इसेंशियल है। ऑफ इंडिविजुअल ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट। देखिए, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जब हमारा संविधान बना था, उस समय हमको 7 फंडामेंटल राइट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए थे। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट था राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21 तक, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके अनुच्छेद 21 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक गिवन था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक गिवन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 30 तक है। साथ साथ एक आर्टिकल पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 था, ये था, अब नहीं है। मतलब पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का फर्स्टली, तो उस समय एक आर्टिकल और था आर्टिकल 31, जो कि क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और एक और क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। इसको अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या है, आत्मा है। ठीक है, आर्टिकल
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32। लेकिन ये जो राइट है आर्टिकल मतलब जो 6 राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको बाद में क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आप इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये जरूरी भी था। क्यों? जैसे लेट्स से एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक मान लो बिछाया जाना है, ये भी एक क्या है, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक काम है। तो रेलवे ट्रैक अगर बिछाया जाना है तो अब ऐसा तो नहीं है किसी का घर पड़ गया तो उसको घुमा के, या किसी का मान लो खेत है, वो खेत अपना देना नहीं चाहता रेलवे ट्रैक के लिए, तो क्या है कि रेलवे ट्रैक ऐसे कर्व होके फिर ऐसे वापस थोड़ी जाएगी इस तरह। तो इस केस में क्या होता है कि उसका जो है उसका मतलब यहाँ पे अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं रह जा सकता उसकी संपत्ति के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है, देश का डेवलपमेंट करना था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा अधिकार था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये बाधा था, गवर्नमेंट जो है, तो इसको क्या किया गया, एक अमेंडमेंट करके इसको रिमूव कर दिया गया। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978। इसको आप याद रखना कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब फंडामेंटल राइट्स से। 44th Amendment Act 1978, it is made a legal right under the Article 300A। अंडर द आर्टिकल 300A जो है इसको लीगल राइट बना दिया गया था। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किस पार्ट में है, जो लीगल राइट टू प्रॉपर्टी किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये है 12th पार्ट में है, ये हमारे संविधान के 12th पार्ट में है। ठीक है, आर्टिकल 300A। नेक्स्ट है, अब हम एक एक आर्टिकल को समझते हैं, एक एक आर्टिकल को समझते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। आपको पहले ही बताया था कि मैंने 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक गिवन है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या कहता है इसको हम आज समझेंगे, फिर आर्टिकल 14 से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 12 जो है ना, ये डिफिनीशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है, मतलब देखो जब भी हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे या हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पे बार बार एक वर्ड मेंशन है स्टेट। यहाँ पे कंट्री का मेंशन बहुत कम है, स्टेट का मेंशन लगातार हर एक आर्टिकल में लगभग स्टेट का मेंशन है। तो सबसे पहले स्टेट को समझ लेते हैं, स्टेट किसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, स्टेट जो है फंडामेंटल राइट में, जब भी हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे स्टेट वर्ड जो है बार बार मेंशन होगा। तो आर्टिकल 12 क्या करता है, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या, किस चीज को हम स्टेट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पे आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट किसको हम बोलेंगे, पहला तो फर्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हम अपने गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इसको हम स्टेट बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट को या उसके लेजिस्लेचर को स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट को समझ में आया। आप स्टेट का दो यहाँ पे डिफाइन किया गया, पहला एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको हम स्टेट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या स्टेट लेजिस्लेचर को भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये भी एक स्टेट के डेफिनेशन में आता है। ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन के दायरे में आते हैं। ठीक है, पंचायत को भी हम स्टेट बोल सकते हैं, साथ साथ म्यूनिसिपैलिटी जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होता है, जो हमारे मतलब जो रूल करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको हम स्टेट बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं। ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC, it is the action of these agencies that can be
चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। मतलब अगर आप LIC का कोई एक्शन है, जैसे LIC भी एक तरह का नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। देखो स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडी क्या होती है, इसको समझते हैं। देखो कोई भी अगर एक कोई भी बॉडी है, कोई भी एक संस्था है जिसको लॉ पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है हमारा, वो पास करती है, वो जो है किसी संस्था को बनाती है, तो इसको बोलते हैं स्टैच्यूरी बॉडी। लेकिन अगर कोई भी एक बॉडी है जिसको नॉन स्टैच्यूरी इसको बोलेंगे, जिसको गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस, मतलब एक लीगल ऑर्डर से, जो एग्जीक्यूटिव है या प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करे, या राष्ट्रपति है आपका, वो एक लीगल ऑर्डर से, ठीक है, एक ऑर्डिनेंस से अगर किसी बॉडी को बनाती है, लाइक नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टेट में इंक्लूड हैं, जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, all other authorities that is statutory or non-statutory authority like LIC, ONGC, etc. It is the action of these agencies, मतलब इन सब एजेंसीज जिनकी बात किया गया है, इसको that can be challenge, मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। अगर ये सब जो अभी हमने मेंशन किया है, अगर ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, तो इसको डायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है अगर ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट with or in derogation of any of the fundamental right shall be void. In other words, it expressively provide for the doctrine of judicial review. Actually जो आर्टिकल 13 है, ये जुडिशियल रिव्यू का जो लॉ है, मतलब डॉक्ट्रिन है जुडिशियल रिव्यू, इसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मतलब ये प्रोवाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 आपको समझ में आया। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 है। तो आर्टिकल 14 से हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, मतलब राइट टू इक्वलिटी को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी में 4 आर्टिकल हम कह सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे 5 आर्टिकल यहाँ पे गिवन है राइट टू इक्वलिटीज में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पे 14 से लेके 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।